नमस्कार। हिमालयन डिजिटल मीडिया के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर सभी श्रोताओं दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज के इस विशेष प्रसारण में हम हिमाचल प्रदेश के प्रख्यात लोक गायक, संगीतज्ञ, संगीत निर्देशक, लेखक, लोक कलाकार और एक संगीत प्रशिक्षक डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी के साथ संवाद करने जा रहे हैं। डॉक्टर कृष्णलाल सहगल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत भर में एक ऐसा नाम है जो सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, संरक्षण, प्रचार प्रसार और प्रकाशन के लिए सदैव तत्पर है और संगीत के प्रति इनकी निष्काम सेवाओं के कारण, संगीत के प्रशिक्षण और अध्यापन के कारण इन्हें हिमाचल प्रदेश के जो संगीत सीखने वाले हैं, नवोदित कलाकार हैं, प्राध्यापक हैं, वे इन्हें अपना आदर्श, अपना गुरु स्वीकार करते हैं। हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक संगीत की अगर हम बात करें तो लोक संगीत की तीनों विधाओं, गायन, नृत्य और वादन में इन्हें अधिकार प्राप्त है। ये मार्गदर्शन करने वाले संगीतकार हैं, निर्देशक हैं। इन्होंने लोक संस्कृति पर जितना गाया है, उतना लिखा है, उससे कहीं अधिक इन्होंने लोक संगीत को रिकॉर्ड किया है, संगीत का निर्देशन किया है। सैकड़ों सीडीज, कैसेट्स निकाल करके ऑडियो वीडियो के माध्यम से जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश के संगीत की सेवा की है, वो औरों का मार्गदर्शन करने वाला है, सभी को प्रेरणा प्रदान करने वाला है। आइए आज हम डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी से ये जानने का प्रयास करते हैं कि बचपन से लेकर के या जब संगीत के साथ इनका मेल हुआ, तब से लेकर के अब तक इनकी जो संगीत की यात्रा है, जो इनका संगीतमय जीवन है, जो अपने जीवन में ये संगीत को जीते हैं, अध्यापन में, अपने जीवन में, परिवार में, अपने समाज में, अपने परिवेश में, अपनी संस्कृति में, वह संगीत की यात्रा इनकी कैसी रही, इनकी रुचि संगीत में कब से हुई, किस तरह से हुई और अब तक की जो इनकी यात्रा रही, उसके उतार चढ़ाव, किस तरह से वो अपने आप का मूल्यांकन करना चाहते हैं। डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। मुझे बचपन से ही संगीत के प्रति रुचि थी। मेरी शिक्षा प्राथमिक पाठशाला भुईरा, जो कि मेरा पैतृक गांव है, ये तहसील राजगढ़ और ज़िला सिरमौर के अंतर्गत आता है, वहाँ मेरी प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई। और उन दिनों मैं अपना सौभाग्य कहूँ, जब स्कूल में प्रार्थना सभाएं होती थीं तो प्रायः मैं और मेरे एक दो सहपाठी प्रार्थना में भाग लेते थे और हमारे गुरुजन बड़े प्रसन्न होते थे। और बाल सभाएं होती थी, उसमें भी मेरे गीत पसंद किए जाते थे। दरअसल उन दिनों मैं फिल्मी गीत गाया करता था और मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों से मैं बड़ा प्रभावित था और संगीत की देवी लता जी के गीतों से भी बड़ा प्रभावित था। उनका गाया हुआ गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मैं प्रायः गाया करता था और मुझे गुरुजनों का और सभी लोगों का बहुत प्यार स्नेह मिला करता था। उसके पश्चात जब मेरी हाई स्कूल की शिक्षा हुई तो राजगढ़ हाई स्कूल में मेरा दाखिला हुआ
वहाँ सौभाग्य से एक मेरे सहपाठी स्वर्गीय वैद्य सूरत सिंह जी, जो हमारे सिरमौर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके पुत्र भाई जयप्रकाश चौहान जी मेरे सहपाठी रहे और वो बड़ा अच्छा तबला बजाते थे। तो हमारी जोड़ी वहाँ बड़ी प्रसिद्ध हो गई थी। हमें ढेर सारा प्यार मिला अपने गुरुजनों से। बहुत सारे गीत, अधिकतर हर एक फंक्शंस में हम लोगों की जोड़ी सुपर हिट हो गई। उसके पश्चात किन्हीं कारणों से आगे की शिक्षा मेरी अधूरी रही और प्राइवेट छात्र के नाते मैंने ग्रेजुएशन किया और मेरे जो गुरुजी थे वो राजकीय महाविद्यालय सोलन में स्वर्गीय प्रोफेसर अनंतराम चौधरी जी, वहाँ पर तत्कालीन प्रोफेसर थे। मैं उनकी शरण में गया और मैंने उनसे अनुरोध किया कि गुरुजी, मैं शास्त्रीय संगीत सीखना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी विनती को स्वीकार किया और अपनी शरण में ले लिया। और मुझे लगता है, आज भी मैं महसूस करता हूँ कि वो ऐसा दिन था, ऐसी घड़ी थी, ऐसे पल थे वो कि मेरे जीवन का कायाकल्प हो गया उनकी शरण में जाने मात्र से ही। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा विधिवत शुरू हुई। इस बीच आकाशवाणी में सिरमौरी लोकगीतों की परीक्षा दी, उसमें उत्तीर्ण हुआ और मेरे गीत यहाँ से प्रसारित होने लगे और जिन्हें सुनकर पूरे प्रदेश में सभी लोगों ने बहुत मेरे गीतों को पसंद किया और मेरी यात्रा वो चलती रही। उसके पश्चात आगे की पढ़ाई चलती रही और इस बीच मेरा केंद्रीय विद्यालय में संगीत शिक्षक के रूप में चयन हो गया और मेरी वहाँ नियुक्ति के पश्चात फिर मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एमए, एमफिल और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। तो ये मेरा शैक्षणिक विस्तार था मेरे जीवन का। और इसके बाद फिर मैं केंद्रीय विद्यालय की लगभग 8 वर्ष की नौकरी छोड़कर कॉलेज कैडर में मेरी नियुक्ति हो गई और लगभग 27 वर्षों तक मैं एक संगीत प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवा करता रहा। विभिन्न महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं दी और बहुत सारे विद्यार्थियों में संगीत के प्रति अलग जगाने का भरपूर प्रयास किया। जैसा आपने अभी कहा कि कॉलेज में आने के बाद संगीत को पढ़ाने का आपको अवसर मिला और आपने हिमाचल प्रदेश में सेवा करते हुए विभिन्न जिलों में, विभिन्न महाविद्यालयों में संगीत को पढ़ाया। तो संगीत को पढ़ाना, पाठ्यक्रम की शिक्षा देना तो एक रूटीन का एक काम है, क्योंकि जो पढ़ाना है वही पढ़ाना है। इससे इधर उधर कोई भी ज़्यादा कोशिश नहीं करता है, कोई जाने की हिमाकत भी नहीं करना चाहता है। आपने अध्यापन के साथ साथ लोक संगीत की तरफ जो रुझान आपका हुआ और आपने उसमें अलग अलग क्षेत्रों के संगीत को समझा, उसको गहराई से जाना और उसमें फिर गीत भी लिखे और अलग अलग बोलियों में, भाषाओं में गीत लिखे, भजन लिखे। जो आपके लिखे हुए गीत हैं वो लोक संगीत का रूप धारण कर गए। तो पाठ्यक्रम के अलावा जो आपकी लोक संगीत की यात्रा है, विभिन्न स्थानों का आपका भ्रमण रहा, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। जी डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कि कॉलेज में या महाविद्यालय में संगीत एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और उसमें शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान की जाती है। और मैंने एक
एक प्रण कर लिया था कि शास्त्रीय संगीत तो सिखाना ही है बच्चों को, पाठ्यक्रम भी पूरा करना ही है, लेकिन अच्छा ये होगा कि मैं अपनी लोक संस्कृति के प्रति बच्चों में एक ऐसा भाव जगाऊं, एक ऐसी अलख जगाऊं कि जो इनको अपनी संस्कृति के प्रति प्यार हो जाए। तो ये मेरी सोच थी और वह इसमें मुझे बहुत कामयाबी मिली। मैं जहाँ भी रहा वहाँ मैं स्थानीय बच्चों को अपने लोक गीतों के लिए, गाने के लिए हमेशा प्रेरित करता, उनको सुनता और उन्हें अपनी स्थानीय बोली, अपने रस्म और रिवाज और अपने मधुर मधुर जो लोकगीत है उनके प्रति मैं उनके अंदर बिल्कुल एक ऐसा भाव जगाया करता था और उनको प्रेरित किया करता था। उन्हें लगा कि हाँ, हमारे गीतों की भी कोई महत्ता है, कोई वर्चस्व है हमारे गीतों का। तो यही मेरा एक लक्ष्य था। मैं जिस भी महाविद्यालय में रहा वहाँ मैंने इसी तरह की एक अलख जगाई लोक संगीत के प्रति। और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस वक्त सन 1998 में मेरा स्थानांतरण राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ हुआ, तो मेरे कुछ साथी थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में मुझे कह रहे थे कि आप तो अब किन्नौर जा रहे हो, वहाँ अब आप क्या सिखाओगे, शायद वहाँ के बच्चे शास्त्रीय संगीत तो दूर की बात है और आप तो समझ भी नहीं पाएंगे कि वो क्या गाते हैं, क्योंकि बोली थोड़ी बिल्कुल भिन्न है। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात सही है। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ मैंने सारी संगीत संबंधी व्यवस्था उपलब्ध करवाई प्राचार्य महोदय से और सिखाना शुरू किया। और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उस महाविद्यालय से मेरे काल में 3-4 स्टूडेंट्स यहाँ एमफिल करने आए, पीएचडी भी किया उन्होंने, और 2-3 लोग ऐसे हैं आज हिमाचल में, यही शिमला के आसपास ही, जिनके अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ हैं और वो उसमें बहुत कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये था कि क्षेत्र कोई भी हो, महाविद्यालय वो शहरी हो, ग्रामीण हो, बच्चे हर चीज़ सीखने की इच्छा रखते हैं। उन्हें अगर हम उनके अंदर ये संस्कार हम डालें तो वो हमेशा अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मेरे मार्गदर्शन पाकर बच्चे लोक संगीत के प्रति बहुत प्रेरित हुए। और आज मुझे ये कहते हुए और भी ज़्यादा हर्ष हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आकाशवाणी, दूरदर्शन में अपना लोक संगीत का कार्यक्रम देते रहे हैं और बड़ा अच्छा काम करते जा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि महाविद्यालयों में आपने पाठ्यक्रम के साथ साथ लोक संगीत भी विद्यार्थियों को सिखाया और बहुत उन्हें सीखा। प्रायः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों में ये तनाव रहता है कि जितना उनका सिलेबस है उतना पूरा कर लिया जाए तो बाकी उसके ज़्यादा मेहनत करने से बचा जाए। तो संगीत में भी ऐसी प्रवृत्ति रही या कुछ विद्यार्थी आपको ऐसे मिले जो पाठ्यक्रम के साथ साथ संगीत की साधना भी करना चाहते थे? और दूसरा ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्या संगीत हर कोई सीख सकता है, हर किसी को सिखाया जा सकता है, या उसमें कुछ जन्मजात संस्कार या बहुत अच्छी अपनी रुचि होना भी कोई ज़रूरी है, तब उसकी संगीत में गति हो सकती है, तब वो उसमें अच्छी साधना कर सकता है? जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ा रुचिकर प्रश्न पूछा है। दरअसल जब हम कॉलेज कैडर में बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं तो उसमें जो निर्धारित राग होते हैं वो लगभग बेसिक राग होते हैं, जैसे भैरवी, पीलू, दुर्गा, राग मालकोंस और सारंग, बिहाग और भूपाली।
और ये बेसिक राग हैं। और ये संयोग की बात है, एक दूसरा राग भी है जिसे देश कहा जाता है, कि हमारे हिमाचल के किसी भी क्षेत्र से संबंधित लोकगीत, जैसे हमारे चंबा में राग देश में बहुत सुंदर सुंदर गीत आधारित मिलते हैं, और सिरमौर में खमाज एक राग होता है, बेसिक राग होता है। बहुत सारी रचनाएं लोकगीतों की उस राग पर आधारित रहती हैं। बाकी हर क्षेत्र में बहुत सारे रागों की छाया आती है। मैं इसलिए भी इस बात को जोर देकर कह रहा हूँ कि एमफिल में मेरा ये शोध का विषय भी था कि लोकगीतों में राग छाया एवं भावाभिव्यक्ति, ये मेरा टॉपिक भी था, और मुझे इस पे काम करने का एक अच्छा मौका मिला, सुअवसर मिला। और हर तरह के, हर जगह के, हर क्षेत्र के लोकगीतों पर मैंने काम करना भी शुरू किया। तो ये जो राग थे, बेसिक राग, जब हम सिखाते हैं बीए फर्स्ट ईयर में, तो इन रागों की धुनों से जुड़े हुए जो भी हमारे लोकगीत हैं, मैं उनको उस राग का परिचय करवाने के साथ साथ उस लोकगीत की धुन को उसके साथ मेल कर मिलाकर उसको सुनाता था, और वो इतने खुश हो जाते थे। अन्यथा शास्त्रीय संगीत के नाम से कई बच्चे, ग्रामीण बच्चे डरते हैं, सोचते हैं ये बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है, ये सुरों में ये करना, आलाप करना, तराना और ये वो। और जब मैं इतना सिंप्लीफाई कर देता था कि बेटा ये कुछ भी नहीं है, आप देखिए इस गीत को, देखिए लोकगीत को, फिर मैं उस लोकगीत की स्वरलिपियां उनके सामने रखता था जो बिल्कुल अक्षरशः वो उस राग से मेल खाती थी। तो ये मेरे एक पढ़ाने का ढंग था। इसमें मैं बहुत सफल हुआ और उन बच्चों का शास्त्रीय संगीत के प्रति अनुराग जागा। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि क्या संगीत सभी सीख सकते हैं, मेरे विचार में मैं 100% तो नहीं कह सकता इस बात को। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के कुछ कंठ का एक निर्धारित स्केल होता है उसका, कि वो कहीं ऊपर, हम संगीत की भाषा में कहते हैं कि तार सप्तक में ऊंची पिच पर वो उनका गला काम नहीं करता। या कई बच्चे ऐसे होते हैं वो बीच के दायरे में, जिसे हम संगीत में कहते हैं कि मध्य सप्तक, ना ऊंचा ना नीचा, तो वो उसी दायरे में। ये सब बातें ईश्वर प्रदत्त हैं। तो मेरा अपना पैमाना ये था कि जब मेरे पास लिस्ट आती थी कि इतने बच्चों ने संगीत विषय चुन लिया है, तो मैं उन बच्चों को पहले बुलाता था, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से उनसे सुनता था कि आप कोई भी अपना लोकगीत सुनाइए। वहीं से उनका पता चल जाता था कि इनकी आवाज़ में कितनी रेंज है इनकी आवाज़ में, और ये क्या सीख सकते हैं या नहीं। और वो पैमाना मेरा बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। और फिर इक्का दुक्का बच्चे होते थे जो इस बात को नहीं समझ सकते थे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक ज़्यादा वर्ग ऐसा है कि जो संगीत सीख सकता है। आपने संगीत की यात्रा में सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सीखा और उसकी साधना की। उसके बाद पढ़ाने के साथ साथ लोक संगीत की तरफ आपका रुझान बढ़ा और आपने विद्यार्थियों के साथ मिल कर के और खुद भी रियाज करते हुए लोक संगीत की साधना की। राग छाया की आपने बात की है, तो शास्त्रीय जो बंदिशें हैं उनका लोक तालों पर प्रभाव रहता है, या लोक तालों से प्रेरित होकर के हम शास्त्रीय बंदिशों की रचना कर पाए हैं? और लोक और शास्त्रीय परंपरा का जो संगीत का जो सामंजस्य है, जो प्रभाव है, जो राग छाया है, उसका किस तरह का महत्व रहता है? जी, इस संदर्भ में मेरा अपना मानना है कि जैसे आप सभी विद्वज्जन जानते हैं कि
लोक संगीत का प्रादुर्भाव पहले हुआ है, शास्त्रीय संगीत बाद में बना है। राग हैं, बहुत सारे राग अभी भी ऐसे हैं जो लोक संगीत की धुनों पर आधारित हैं। बहुत सारे ऐसे राग हैं, थोड़ा विस्तृत विषय है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने आपके सामने अभी जो 8-9 राग गिनवाए हैं वो उन्हीं पर आधारित हमारे लोकगीत हैं। और तालों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसी विभिन्न प्रकार की लयों पर आधारित ताले हैं। हम किसी भी क्षेत्र को ले लें, मंडी हो, चंबा हो, कांगड़ा हो, सिरमौर है, कि इसमें इतनी वेरिएशंस हैं तालों में कि जिसे आदमी सुनता ही रह जाता है। और क्योंकि ये लोक वादक जब इन तालों का वादन करते हैं तो एक अच्छा शास्त्रीय संगीत का जानने वाला भी थोड़ी देर के लिए अचंभित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मेरे कुछ गीत हैं जिन्हें यहाँ शिमला, सिरमौर, सोलन में ढीली नाटी के रूप में जाना जाता है। जैसे उदाहरणार्थ एक मेरा गीत है, बहुत प्रसिद्ध हुआ, डोले जा मेरे बोलो टीलुआ, और एक दूसरा गीत था किंदे मर्चिए चाले वेदाड़िए। तो जब ये मेरे गीत, मैंने जब इन गीतों को गाया और इन गीतों के साथ जब ताल का निर्वहन हुआ, ताल बजवाया लोक वादकों से, तो अच्छे अच्छे लोग जो हमारे संगीतज्ञ हैं, शास्त्रीय संगीत से जुड़े लोग हैं, वो भी हैरान हो गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि इस ताल का सम कहाँ है, कहाँ खाली है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में ये दो चीज़ें होती हैं कि सम और ताली और खाली का प्रयोग। तो ये इन तालों में विधिवत रूप से प्रयुक्त होता रहता है और इन्हें जो कुशल वादक है वो आज भी अपने वादन द्वारा दर्शाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ तालों, विभिन्न प्रकार की तालें हैं जो 6 मात्रा, 8 मात्रा, 10 मात्रा, 12 मात्राएं, 14 मात्राओं और 16 मात्राओं में बंधी हुई होती हैं। तो इतनी वेरिएशंस तालों में है, लेकिन उन्हें स्थानीय वादक ही अपने वाद्यों पर बजा सकते हैं। तो इतनी विचित्रता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लोक तालों में और लोकगीतों की धुनों में कि इसका कोई जब विश्लेषण करेगा, इसकी कोई एनालिटिकल स्टडी कोई करेगा तो उसे तभी मालूम पड़ेगा कि हमारे लोकगीतों में और लोक तालों में कितनी सरसता है, कितना वैविध्य है और कितना आकर्षण है। मैं तो स्वयं अचंभित हूँ जब मैं सुनता हूँ, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। अभी आपने जैसा कहा, उदाहरण भी दिए कि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का बहुत गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और शुरू में आपने चंबा के देश राग की बात कही थी। क्या आप कोई गीत गुनगुनाकर हमें ये बता सकेंगे कि किसी एक राग में, जब हम देश राग की ही बात करें, चंबा के लोक संगीत की बात करें, तो कौन सा वो शास्त्रीय गीत आपका है और उसका जो लोक संगीत में जो गीत उसका गुनगुनाया जा सकता, जिनका दोनों का राग एक है? ये चंबा का लोकगीत जो राग देश पर आधारित है। सा रे मा पा नी धा पा धा पा मा गा रे गा सा। गुड़क चमक भौआ में हो रानी चंबे आली रे देसा हो रानी चंबे आली रे देसा किया गुड़ का किया चमका ओ अंबर
घड़े तारे ओ अंबर भरोरा घड़े तारे कुथुए दियाई काली बादली ओ कुथुए दाबर से मेघाओ छाती दियाई काली बादली दो नैना दा बरसे मेघाओ दो नैना दा बरसे चंबा का एक प्रसिद्ध लोकगीत आपने राग देश में सुनाया। इसी तरह राग छाया का जो प्रभाव है, जो संबंध है लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में देखने सुनने को हमें मिलता है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक लोक संगीत की बात करें, उसमें पढ़े लिखे लोग भी गा रहे हैं, अनपढ़ लोग भी गा रहे हैं, वो लोग भी गा रहे हैं जो परंपरा से शहनाई वादन, नगारा बजाकर या अन्य जो पारंपरिक लोक वाद्य हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको बजाते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। हमें बहुत से ऐसे लोक कलाकारों के साथ मिलकर बातचीत करने का मौका मिला, और जब ये शास्त्रीय ताल और लोक ताल की बात की जाती है तो अक्सर हमने देखा है कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो क्या बजा रहे हैं, कौन सा राग है, कौन सा ताल है, इसका लोक के शास्त्र के साथ कहाँ कितना किस तरह का संबंध है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी जो बंदिशें हैं, उन्होंने ऐसे छोटे छोटे वाक्य बना करके, लोकोक्तियाँ, मुहावरे बना के, टोटके से बना के, अपनी लोक भाषा में बना करके उन रागों को रट रखा है। लेकिन वो राग बजने में आपको बिल्कुल शुद्ध रूप से सुनाई देगा, ठीक बजाया जाएगा, लेकिन उसकी शब्द क्या हैं, उसको किस तरह के ताल हैं, वो उनको उसका ज्ञान नहीं है। तो बहुत बड़े संगीत को जानने वाले लोग भी उन लोक तालों को नहीं पहचान पाते हैं कि ये बजा क्या रहा है, और बजाने वाले को भी उसका मालूम नहीं है। तो आप लोक परंपरा से भी जुड़े हैं और आपने पारंपरिक लोक वाद्यों को बजाया भी है, आप उनका प्रयोग भी करते हैं, उनका आपने संगीत में कई कार्यक्रमों में निर्देशन भी किया है। और अक्सर जो आपके कार्यक्रम होते हैं, जो स्टेज परफॉर्मेंस भी होती है, तो उसमें भी पारंपरिक लोक वाद्यों का ही वादन की जो प्रक्रिया है वो उसमें अभ्यास में रहती है। तो ये जो परंपरा है, जो हमारे भजंत्री हैं, जो हमारे लोक संगीत के कलाकार हैं, उनको जो कुछ विरासत में मिला है, तो उस परंपरा को संभाले रखने के लिए उनका जो प्रयास है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। भले ही वो कई रोजगार के लिए है, लेकिन वो एक विरासत को संभाले हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये जो लोक परंपरा है वो, और जो शास्त्रीय ये अध्ययन है, प्रशिक्षण है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, और इन कलाकारों ने जो शिद्दत से इन परंपराओं को संभाले रखा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस संदर्भ में मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो विरासत की बात की है, वो सबसे पहले इसमें विरासत बड़ा काम कर रही है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोक वाद्य और उन्हें बजाने वाले जो लोक वादक हैं, उन्हें कुछ लोगों को जो संगीत के व्यवसायिक संप्रदाय से या परिवार से जुड़े हैं, उन्हें वो विरासत में मिला है। तो जैसे उन्होंने सुना अपने दादा से, पिताजी से,
चाचा से या अन्य किसी से, तो उन्होंने उसी तरह से उसे बजाने का प्रयास किया और वो कह सकते हैं हम कि सुरक्षित रखने का एक प्रयास उन्होंने किया। अब ये आपने बहुत अहम बात उठाई कि उन्हें नहीं मालूम होता है कि वो क्या बजा रहे हैं और वो क्या गा रहे हैं, उसका आधार क्या है, उस ताल में मात्राएं क्या हैं। इस विषय में मैं कहूँगा कि इस बात को उन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना पड़ेगा कि जिसे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हो, शास्त्रीय तालों के बारे में जो जानकार हो, ताकि वो उनका वादन सुनकर उन्हें समझाए, उन्हें बताए कि देखिए आप ये जो बजा रहे हैं, ये इसका सम यहाँ होगा, इसकी दूसरी ताली या तीसरी ताली या इसमें कहाँ आपको रुकना है, कहाँ ठहराव करना है। तो मैं समझता हूँ ये प्रशिक्षित उनको ज़रूर करना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें कोई पता नहीं होता कि हम क्या बजा रहे हैं, तो इससे भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि असल में विरासत तभी जिंदा रहेगी जब कोई उसके कोई ना कोई एक उसमें ऐसे गुण आ जाए कि जो आधार उसका बन जाए, तो तभी वो चीज़ें ज़्यादा देर तक जिंदा रहेंगी। तो दूसरा, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। कि एक मेरा गीत है। अब वो मैंने जिक्र भी किया उसका कि जैसे डोले जा मेरा टीलुआ। अभी मैं ये उदाहरण इसलिए पेश कर रहा हूँ कि ये 16 मात्रिक गीतों, 16 मात्रिक ताल का ये एक गीत है और इसे हम ढीली नाटी कहते हैं। अब जब हम किसी लोकवादक को ढोल पकड़ा देते हैं या बोल देते हैं कि आप इसके लिए बजाओ, तो वो बिल्कुल सही बजाते हैं, ताल के आधार पर सही बजाते हैं, लेकिन उन्हें बोलों का पता नहीं होता है। जैसे अब मैं इसे गाकर थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। ढोली जा मेरे बोलो टीलुआ, हाँ ढोली जा मेरे बोलो टीलुआ, दिशा सजनोरा ना गाओ रे, ढोली जा मेरे बोलो टीलुआ, हाँ ढोली जा मेरे बोलो टीलुआ। अब ये गीत है। अब इसमें वादक वो एक 4-4 मात्राओं के अंतराल में ताल दे रहा है वो, जैसे कि धा धा घिना ता ता घिना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इस लय में वो उसमें बिल्कुल सिंपल या नगाड़ा पर वो एक प्रदर्शित कर रहा है इसकी ताल को। लेकिन अगर हम इसको शास्त्रीयता के आधार पर उसको बताना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे, तो अब देखिए आप इसके क्या बोल बन जाएंगे। धा धा घिना धा घिना ता 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 घिना धा घिना धा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धा धा घिना धा ता ता घिना धा धा। अब ये इतना सरल हो जाता है कि उसकी समझ में भी आ जाएगा और उसे पता चलेगा कि इस ताल की विशेषता क्या है और इसका वादन कैसे करना है। तो मैं समझता हूँ यही एक सरलतम उपाय है कि उन लोगों को, उन वादकों को जिन्होंने सहेज कर रखा है इस विरासत को, उन्हें प्रशिक्षण की ज़रूरत है, ताकि ये हमारी जो विरासत है, जो धरोहर है, ये चिरजीवी रहे, अनंत काल तक ये क्रम इसका चलता रहेगा। तो मेरा इस संदर्भ में यही मानना है। हिमाचल प्रदेश में लोक तालों और देव तालों की बहुत समृद्ध परंपरा है और जैसा आपने 1-2 उदाहरण दे करके
समझाने का एक सफल प्रयास किया है और हमें भी ये बात समझ आने लगी है। जैसे हमारा जो सामाजिक परिवेश है, जन्म से लेकर के बधाई गीत है, बहुत सारे संस्कारों पर अलग अलग समय के गीत हैं, विवाह में है, वेदी है, लग्न है, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग समय के गीत हैं जिनको उसी परिवेश में उसी समय पर उन्हीं तालों और रागों के अनुसार गाया बजाया जाता है और यही परंपरा है। ऐसे ही देवताओं की भी अपनी परंपरा है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको देवताल कौन सा बजाया जाना वाला है, श्रृंगार में क्या बजेगा, देवता की यात्रा है तो कौन सा ताल बजेगा, देवताओं का मिलन होता है तो कौन सा ताल बजना है, और जब कोई नदी नाला जल स्रोत को लांघना है तो कौन सा ताल बजेगा। ये सारी चीज़ें देवतालों में हमारी परंपरा में हैं। और देवता को जब आवेश आता है, उस समय के जो राग हैं, जो ताल उस समय बजाए जाते हैं, उन्हीं का एक संगीत का ऐसा एक अदृश्य अलौकिक प्रभाव होता है कि एक सामान्य मनुष्य में भी देवत्व समा जाता है और वो गुर के माध्यम से देव भाषा में बात करने लगता है। तो ये संगीत की परंपरा हिमाचल प्रदेश में बहुत समृद्ध है। तो दोनों ही परंपराएं, लोक ताल की भी और देवताल की भी, निरंतर यहाँ चली आ रही हैं। और जैसा आपने कहा कि इनके प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता है ताकि उनको ठीक से जाना जा सके, उनका ठीक से उपयोग हो सके, उनको ठीक से बजाया जा सके और ये परंपरा कभी विलुप्त ना होने पाए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे नौजवान जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं वो आते हैं और पूछते हैं कि संगीत के बारे में हमें चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक हमारे पास कोई ऐसा डाटा बैंक तैयार नहीं है। आज ही बहुत किसी ने मेरे से बात की कि हम नाट्य के बारे में, संगीत के बारे में जानना चाहते हैं कि ये इसकी टेक्निकल किस तरह से सीखा जाए, बच्चों को कैसे सिखाएं। उन्हें कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कोई रिसोर्स पर्सन नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ कमी है। और जैसा आपने कहा कि सिखाने की बहुत ज़रूरत है और नई पीढ़ी इस ओर आगे आना चाह रही है और जानना चाहती है। आपने अपने इस संगीत जीवन की यात्रा में बहुत सारे बच्चों को सिखाया है। जैसा आपने शुरू में संकेत किया था कि वो आज नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, खुद भी वो मंच के कार्यक्रम करते हैं। तो उस पीढ़ी को जो आपने ये सारा हस्तांतरण किया है अपनी विरासत का, अपनी लोक संगीत का, तो इस विरासत की जो ये यात्रा है उसको पुख्ता बनाते हुए आपके क्या प्रयास रहे हैं और किस तरह आपने एक स्कूली या महाविद्यालय के जीवन से हट करके लोक संगीत की इस विरासत को सींचने में अपना योगदान दिया है, थोड़ा सा उसके बारे में आप हमारा जरूर मार्गदर्शन करें। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा है। जो वर्तमान पीढ़ी है निश्चय ही वो लोक संगीत के प्रति उत्साहित है। बहुत सारे बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं, गा रहे हैं। और जो ख़ास बात आजकल देखने में मिलती है वो ये है कि आजकल बच्चों में एल्बम बनाने की ज़्यादा होड़ है। वो सोचते हैं कि हम कोई एक अच्छा सा गीत निकालें और वो हमारा सुपर हिट हो जाएगा और हमें लाइक्स मिल जाएंगे, व्यूवर्स मिल जाएंगे और हमारा नाम हो जाएगा। और मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि किसी एक गाने से अगर आप रातों रात स्टार बन जाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन ये कला, किसी की कला को मापने का कोई पैमाना नहीं है कि अगर आपको एक गीत आपका इतना सिरे चढ़ जाए कि उसमें आपको 5-6 लाख 10 लाख लाइक्स मिल जाएं, तो इससे कोई ये बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। दूसरा, मुझे हैरानी होती है तालों के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। कि हमारी जो लोक ताले हैं उनमें मात्राओं का जो उसमें एक बोल बांट है मात्राओं की, जो
जो बोल किसी ताल को बनाते हैं वो किसी भी क्षेत्र के स्थानीय वादकों के माध्यम से सुना जा सकता है। जब हम उन बोलों को सुनते हैं, भले ही वो मनगढ़ंत होते हैं उनकी तरफ से, लेकिन जब हम उनको साधने की सीखने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमें बहुत कुछ मिल जाता है। ताल के बारे में सारा वृतांत, उसकी सारी कहानी, सारा सार समझ में आ जाता है हमारी। अब आजकल मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात से कि नाटी तालों में जितने भी ये आजकल के जो वर्तमान पीढ़ी है, नाटी में जिसे हम कहते हैं नाटी ताल या सिरमौर शिमला के भाग में मुंजरा भी कहते हैं, आपने सुना होगा। तो अक्सर ये नृत्य गीत हैं और इन्हीं को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं आजकल की पीढ़ी। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सीधी बात है कि एक ताल कहरवा है, वो शास्त्रीय संगीत में भी प्रयुक्त होता है और हमारी लोक तालों में भी प्रयुक्त होता है। और 8 मात्राओं की ताल है, कोई इसे 4 मात्राओं की भी कहते हैं। और ये सरल से सरल ताल है ये, और ये ऐसी ताल है कि इसे फिल्मी दुनिया में इसका बहुत प्रयोग हुआ है। और इस कहरवा को मात्राएं 8 हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के बोलों से ऐसे सजाते हैं कि इसकी सुंदरता जो है वो और बढ़ जाती है। तो नाटी में भी यही है, बजाने की प्रक्रिया थोड़ी सी बदल जाती है, अन्यथा वो जो ताल का क्रम है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, ये इतना सरल है, आसान है, इसे समझाना किसी बच्चे को कोई मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि अगर हम किसी फिल्मी गीत का उदाहरण दे दे, हजारों, मैं कह सकता हूँ लाखों फिल्मी गीत मिलेंगे जो कहरवा ताल पर आधारित हैं। तो इसे सिखाने में, समझाने में कोई मुश्किल नहीं आती। मुश्किल आती है अगर, तो ये इस बात में आती है कि वो इस ताल को ठीक से समझ नहीं पाती वर्तमान पीढ़ी। क्यों कि आजकल एक इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वाद्यों के माध्यम से इसका एक कंप्लीट एक फॉर्मेट बना दिया गया है, जिसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से सबके पास वो सुरक्षित पड़ा है। और सीधी सीधी बात, मुझे हंसी भी आती है, हैरानी भी होती है, और ये कहते हुए कि एक फॉर्मेट बना है कि कहाँ हमारी नाटी का ताल जो ओरिजिनल है वो कुछ और है, और वो जो उसमें मिलता है, जो सबके पास सुरक्षित पड़ा है, जितने भी रिकॉर्डिस्ट हैं हमारे भाई लोग, उसके बोल है धा धिन ता धिन तक धिन तक गिड़ 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 गिड़, धा धिन ता धिन तक धिन तक गिड़ 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 गिड़। ये कोई बोल नहीं है, बोल कुछ और हैं। बस मैं इतना सा उदाहरण देकर ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहता हूँ। और हैरानी ये होती है, आपको भी हंसी आ रही होगी कि यही बोल कितने भी गायक जाएंगे स्टूडियो में, उनको हेडफोन दे देंगे कि हाँ अब आप शुरू करिए, और वो पीछे ये रेडीमेड ताल ये शुरू हो जाती। आप असंख्य गीतों में इन्हीं बोलों को सुनेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो बड़ा आश्चर्य होता है मुझे सुनकर कि कहाँ हमारे वो वादकों की वादन शैलियाँ, और कहाँ वो मधुर बोल और बड़े आकर्षक बोल, और कहाँ पर ये जो फॉर्मेट है ये सब के लिए यूज़ हो रहा है। मैं बड़ा हैरान हूँ, और दूसरे शब्दों में कहूँ, मैं इन बातों से आहत भी हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं लोक संगीत की, गायन, वादन, नृत्य की। आपने कुछ उदाहरण देकर के जो अब संगीत में विकृतियां आ रही हैं उसकी ओर भी संकेत किया, और आप ये चाहते हैं कि जो हमारी परंपरा है, जो शास्त्रीय और लोक तालों की जो संबद्धता है वो बनी रहनी चाहिए, ताकि जो उसका मूल है वो सुरक्षित रहे, और उसी में हम आनंदित होकर के नए नए गीत गाएं। और आपने ये अपने प्रैक्टिकली भी इसको किया है। जो आपने लिखा है वो उन बंदिशों में है, उन मात्राओं में बंधा हुआ है, इसलिए जो आपके लिखे हुए गीत हैं वो एक व्यक्ति की रचना होते हुए भी लोकगीत बन गए हैं, क्योंकि उनमें वो विकृति, वो विकार देखने को नहीं मिलता। इसलिए जनमानस ने, लोकमानस ने, लोगों ने उसको भरपूर प्यार दिया और उसको पूरी तरह से अपना लिया है। तो एक छोटी सी बात हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे, जो
बहुत सारे शोधकर्ता भी प्रश्न करते हैं कि जैसे नाटी में, गायन में, वादन में मात्राएं निश्चित हैं, निर्धारित है सब, वैसा ही नृत्य में भी है कि नृत्य में भी जो पद संचालन है वो भी उन मात्राओं पर, उस ताल पर उसके बराबर चलता है, या उसमें खुली छूट है कि आप जहाँ चाहें नाच सकते हैं, जो चाहें पाँव उठा सकते हैं, जैसा चाहें आप गति कर सकते हैं, या उसमें भी ये लोक में बंधा हुआ है, परंपरा में बंधा हुआ है जो हमारा नृत्य तत्व है। एक उक्ति है कि गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, यानी कि संगीत की सार्थकता तभी है जब इसमें गीत, वाद्य और नृत्य का समावेश रहता है। सभी एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि नृत्य की बात आपने कही डॉक्टर साहब, नृत्य का जो पद संचालन होता है वो बिल्कुल ताल के अनुरूप ही होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे नर्तक देखे हैं अपने समय में, बचपन से देखे हैं कि अभी कुछ वो नर्तक अभी वर्तमान में हमारे बीच हैं और कुछ नहीं है। मैं अब किसके नाम लूँ आपके सामने। बहुत अच्छा नृत्य मैंने देखा है, और जब वो नाचते थे तो उनका अंग अंग थिरकता था, इतना सुंदर। चाहे वो मुंजरे का गीत हो, चाहे वो ढीली नाटी हो, और चाहे वो जिसे हम कहते हैं द्रुत लय के गीत, और जैसे सिरमौर में चलता है रासा, और वो 12 मात्रिक गीत होते हैं, द्रुत लय में चलते हैं वो फास्ट। तो सब में वो इतने निपुण थे नृत्य में। अभी भी हैं कुछ लोग हमारे गांव में कि जिनका पद संचालन उनका बिल्कुल तालों के अनुरूप रहता है, उसमें कुछ बात ही और आती है। और अगर हम ताल कहीं और बज रही है और नृत्य में हम कुछ और कर रहे हैं, कोई अभिनय कुछ में कुछ जिसके साथ कोई तालमेल ना हो, तो ये बात तो हास्यास्पद लगती है, बिल्कुल बेमेल भी लगती है और कतई अच्छी नहीं लगती है। तो नृत्य का एक बहुत बड़ा, नृत्य क्योंकि एक अलग विधा है, जिस प्रकार गायन है, वादन है, तो नृत्य भी अपने आप में एक अलग विधा है। तो नृत्य जो है वो वादन के अधीन है, और जो वादन है वो गायन के अधीन है, ऐसा हमारे मनीषियों ने माना है। तो बहुत ज़रूरी है कि पद संचालन में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मुद्राएं हम जब बनाते हैं, किसी भी तरह की मुद्रा हो तो वो ताल के अनुरूप ही होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि इस बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना। जैसा आपने संकेत किया है कि आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ कुछ हमारे पास सुविधाएं हैं, सोशल मीडिया है, जहाँ हम अपनी इन परंपराओं को सुरक्षित रख सकते हैं और अगली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ संजो करके जा सकते हैं। आपके प्रयास प्रशिक्षण में भी, स्वयं प्रस्तुति में भी, और पुस्तक लेखन के माध्यम से भी होते रहे हैं। तो प्रशिक्षण के साथ साथ आपने स्वयं लिखा भी है, लोक संगीत की नोटेशंस भी तैयार की हैं, और उनको प्रामाणिक मान करके जो नवोदित कलाकार हैं, संगीत प्रेमी हैं, संगीत सीखने वाले हैं, वो उससे मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सिखाने के साथ साथ जो लोकगीत हमारे हैं, इनकी नोटेशंस तैयार हों, और क्योंकि हिमाचल में संगीत का भंडार बहुत ज़्यादा है और कुछ प्रयास समय समय पर इस तरह के होते रहे हैं, और आपने भी ऐसा प्रयास किया है पुस्तकों के माध्यम से, तो आप पुस्तक लेखन के माध्यम से संगीत की सेवा में जो बहुत महान योगदान दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आप औरों के लिए प्रेरक सिद्ध हो रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ, और अभी कुछ ही दिनों के बाद मेरी एक पुस्तक प्रकाशित होकर पाठकों के सम्मुख आने वाली है। उसका नाम है हिमाचली लोक स्वर माधुरी। उसमें मैंने हिमाचल प्रदेश के हर एक जनपद के
लोकगीतों का बड़ी गहनता के साथ अध्ययन किया है। लोकगीतों का इतना विपुल भंडार है कि सभी लोकगीतों को एक जगह संग्रहित करना नामुमकिन सा लग रहा था। इस विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने देखा कि जो किसी भी जनपद के, हमारे प्रदेश के जो अत्यधिक लोकप्रिय गीत हैं, चाहे वो घटनाप्रद हों, लोक गाथाएं हों, या वो प्रेम गीत हों, चाहे वो किसी उत्सव पर्व से, संस्कार से जुड़े गीत हों, और जो बहुत लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं, ऐसे गीतों का मैंने संग्रह किया है। वैसे तो ये काम करना इतना आसान नहीं था। मुझे अनगिनत लोगों से संपर्क साधना पड़ा और उनसे उन गीतों के भावार्थ पूछना पड़ा और उनके शब्दार्थों पर भी प्रकाश डाला। और विशेष तौर पर जो उन गीतों की मौलिकता थी, जो मूल धुनें थी, मेरा ध्यान उधर को ज़्यादा केंद्रित था। तो मैंने अपनी तरफ से जैसा सुना वैसा उन्हें स्वर लिपि में बांधने का भरपूर प्रयास किया है। और ये भी मैं मानता हूँ कि स्वर लिपि एक ऐसा माध्यम है कि जिसे हम कह सकते हैं कि वो 100% सफल नहीं होता। तो गुरु के सानिध्य में तो जाना ही पड़ता है हमें, क्योंकि स्वरलिपियों का भी हम उपयोग तभी कर सकेंगे जब हम संगीत का बेसिक जो ज्ञान है वो हासिल करेंगे। तो क्योंकि स्वरों को पहचानना है, स्वरों के जितने भी रूप हैं, कोमल स्वर, तीव्र, सभी की जानकारी होगी, तभी हम स्वर लिपियों का फायदा उठा सकेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जो मैंने एक प्रयास किया है उससे हमारे वर्तमान पीढ़ी के जो संगीत से जुड़े आगे बढ़ने वाले कलाकार हैं और जो संगीत प्रेमी, विशेषकर जो लोक संगीत से जुड़ने वाले बच्चे हैं, वो ज़रूर प्रेरित होंगे और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपने भी लोक संगीत की स्वरलिपियों को तैयार करने की बात की और आपकी पुस्तक एक बहुत जल्दी प्रकाशित होकर के आने वाली है। सभी संगीत प्रेमियों को उसका इंतजार रहेगा और ये बहुत ज़रूरी भी है, वो इसलिए कि पहली पीढ़ी के जिन लोगों ने संगीत के क्षेत्र में आकर के गीतों का संचयन किया, कुछ एक स्वरलिपियाँ तैयार हुई, वहाँ तक उन्होंने उसकी मौलिकता, उसके शब्द, अर्थ और बोल और स्वरलिपियों का पूरी तरह से ध्यान रखा है, जिसको प्रामाणिक मान करके स्वीकार भी किया जाता है। लेकिन बाद में कुछ इस तरह के विकार पुस्तकों के माध्यम से भी, नोटेशंस में भी हमें देखने को मिले हैं, जहां मूल गीत के शब्द ही गलत हैं और शब्द अगर गलत हैं तो उसका अर्थ कहीं का कहीं पहुंच जाता है और वो उस भाव की अभिव्यक्ति कर ही नहीं सकता है जो उस गीत का मूल संरचना है, उसका उद्देश्य है। तो इस दृष्टि से जो आपका ये योगदान होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपने अभी लोक गाथाओं की बात की, तो लोक गाथाओं की हिमाचल प्रदेश में बड़ी समृद्ध परंपरा है और आपने भी कुछ गाथाओं को गाया है और इस परंपरा के साथ जुड़ करके आपने इस लोक संगीत को संवारा है। भर्तृहरि की गाथा आपके मुख से सुनना लोग बहुत पसंद करते हैं और जब भी कहीं आपका कार्यक्रम रहता है तो लोग उसकी मांग भी करते हैं कि वो आप ज़रूर सुनाएं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे साथ भर्तृहरि के कुछ बोल गुनगुनाएं और उसको फिर हम समग्र रूप से भी संगीत के साथ अवश्य सुनेंगे। ये भर्तृहरि की आंशिक गाथा है जिसे सिरमौर में इस तरह से गाया जाता है। आमे छोड़ियो बे पापिया, आमे छोड़ियो बे पापिया, कोसी तू देशों के चालाला, राणे थांबो पिंगला तेरे भोगुए रपाला, हो राणे थांबो पिंगला तेरे भोगुए रपाला।
तुम छोड़िया बे पापणे, तुम छोड़िया बे पापणे, घोर पूर्व के चालाला, पूरा छाड़े रानिए मेरे भोगुए रपाला, हो पूरा छाड़े रानिए मेरे भोगुए रपाला। एथिए रो गुरु मेरा, एथिए रोला, सादोरी ना चोरीदा गुरु एथिए रोला, हाँ सादोरी ना चोरीदा गुरु एथिए रोला। आपने आकाशवाणी, दूरदर्शन और सोशल मीडिया पर भी बहुत गाया है और आपके संगीत को लोगों द्वारा बहुत प्यार मिला है और लोग आपको सुनना चाहते हैं। कई वर्षों के बाद हिमालय मंच के माध्यम से शिमला में हाल ही में एक आयोजन हुआ है जिसमें आपने अपने 20-21 शिष्यों के साथ भव्य प्रस्तुतियां गेयटी थिएटर में दी हैं और जहां अब तक आपको विभिन्न संस्थाओं के द्वारा बहुत सारे संगीत की सेवा के लिए, योगदान के लिए सम्मान मिल चुके हैं, वहां आजीवन संगीत में योगदान के लिए हिमालय मंच के द्वारा भी आपको हिमालय संगीत शिरोमणि सम्मान से अलंकृत किया गया है और ये बहुत ऐतिहासिक पल रहा है आपकी संगीत की यात्रा के लिए भी और उन आपके शिष्यों के लिए भी जिन्होंने आपके सानिध्य में, आपकी छत्र छाया में, आपके निर्देशन में आपके साथ गाया, संगत की और सार्वजनिक तौर पर बहुत सफल और बहुत भव्य गेयटी थिएटर के इस समारोह में जो समा बांधा, उसमें बहुत सारे ऐसे संगीत के स्वर बिखरे पड़े हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे और सभी को कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। संगीत की इस लंबी यात्रा में आपने संगीत का निर्देशन भी किया है। आपके लिए संगीत स्वयं गाना, औरों के गाने के लिए प्रेरित करना, कार्यक्रम के संयोजक के तौर पर सब शिष्यों को इकट्ठा करना और उनका मार्गदर्शन करना, उनकी रिहर्सल करवाना, बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों का आप कैसे सामना कर पाते हैं और इसमें किस तरह से आपको आनंद का अनुभव होता है? ये संगीत के प्रति समर्पण भावना, मैं मानता हूं कि ये सब गुरु कृपा और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। हर पल, हर क्षण संगीत के ही बारे में सोचता रहता हूँ। ढेरों कॉम्पोजिशंस बनाई हैं मैंने। लोकगीतों के अलावा मेरा गज़ल गायन में भी दखल रहा है और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आकाशवाणी शिमला से मैं पहला कलाकार हूँ जो उच्च श्रेणी प्राप्त जिसे मिली है म्यूज़िक ऑडिशन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से मैं पहला कलाकार हूँ। मैंने बहुत सारे गीतों, भजनों की, गज़ल्स की धुनें तैयार की हैं। मेरे 2 कैसेट्स भी गज़ल के, एक का नाम तलाश है, एक का नाम इत्तिफाक है, वो भी उपलब्ध हैं। और संगीत के प्रति ये अनुराग मेरा, मुझे लगता है कि ये बरकरार है। स्वास्थ्य अच्छा ना रहने के बावजूद भी मैं पूरी तरह से संगीत के प्रति समर्पित हूँ। मेरे शिष्यगण
अक्सर मेरे पास आते रहते हैं। कोई शोधार्थी हैं संगीत के, वो भी आते रहते हैं। और वो मुझे उनसे उनसे आदान प्रदान करने से, उन्हें सिखाने से, तो वो मैं अपने आप को एक ऊर्जावान समझता रहता हूँ। और प्रयास मेरा ये है कि किसी तरह से अगर मैं बहुत ज़्यादा सफल ना भी हो सका, तो थोड़े से ही शिष्यों को मैं इस तरह से संस्कारित करूं कि वो सही मार्गदर्शन लेकर सही दिशा दें आज के अपनी संस्कृति के संरक्षण में, इसे बचाने में और सही रूप कायम रखने में। बस यही मेरा प्रयास है, यही मेरा ध्येय है। और मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम ये जिस तरह से भटकाव आज आ रहा है उससे बचे हमारी पीढ़ी। मुझे प्रसन्नता इस बात की भी होती है कि कई बार, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर साहब, आज हमारे हिमाचल प्रदेश में सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा देवी देवताओं से संबंधित मेलों का आयोजन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हमारी सरकार बहुत कलाकारों को बड़ा एक मौका भी देती है मंच पर आने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का होता है कि कलाकारों को अगर मंच पर समय देना ही है तो कम से कम उन्हें एक गीत पूरा करने का समय तो दें। मैं हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि ये एक उपहास की बात है, एक मजाक ना हो। ऐसे नवोदित कलाकारों के साथ चयन समिति बनी हुई होती है मेलों में, तो वो चयन समिति को चाहिए कि हम सिर्फ उतने कलाकारों को बुलाएं कि उनको कम से कम 5 गीत गाने का समय तो दें हम उनको, ना कि उनकी तौहीन करें, ना कि उनका अपमान करें। कम से कम वो एक गीत तो गाए, तो एक गीत के लिए 5 मिनट का समय काफ़ी है। 5 मिनट में उनका गीत पूरा हो सकता है। इससे उसका हौसला भी मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा, और वो जो कुछ कलाकार गाना चाहता है उसे भी वो पूरा कर लेगा। तो ये मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि इस बारे में कुछ ध्यान दिया जाए और चयन समिति को ये अधिकार दिया जाए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 200 या 300 का एक आंकड़ा पूरा करना है। आप 50, 60, 70 कलाकारों का चयन करें, लेकिन एक समय निर्धारण करें कि इतनी अवधि में 2 या 3 घंटे में हम इतने आर्टिस्टों को लेंगे। फिर ना कोई बुरा मानेगा। जो आपके पास अच्छे कलाकार हैं, स्वर परीक्षा के लिए आए, वो आप उनका चयन करें, और इसी में हमारी जो है वो संस्कृति की एक संरक्षण भी हो जाएगा और कलाकारों का मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। संगीत की विरासत को कालजयी बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम युवा नवोदित संगीतकारों को समय दें, मंच प्रदान करें, और जो अपनी प्रतिभा का, जो अपनी परंपरा का, अपनी संस्कृति का वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें भरपूर समय मिले। तो ऐसे में एक अच्छा माहौल संस्कृति के संरक्षण की दिशा में बनाया जा सकता है, और ये समय की मांग भी है, बहुत आवश्यक भी है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे अपने शिष्यों को सिखाया है, और मेरे ख्याल में समकालीन संगीतकारों की अगर हम बात करें तो आपके पास भरपूर शिष्य हैं जो पूरे हिमाचल में फैले हैं और कार्य कर रहे हैं, संगीत की सेवा कर रहे हैं। उन्हीं में से डॉक्टर सविता सहगल आपकी बेटी हैं, आपकी पुत्री हैं, और हम कहें तो शिष्य के रूप में आपकी मानस पुत्री हैं। अगली विरासत को अपने जीवन की पूंजी देते हुए कैसा लगता है और क्या भावनाएं रहती हैं? क्योंकि जैसे एक पिता तो अपने किसी सुयोग्य संतान को सब कुछ दे देना चाहता है, मन से देना चाहता है, खुले मन से देना चाहता है, लुटा देना चाहता है, लेकिन एक शिष्य, एक गुरु, एक पिता, एक अभिभावक, एक मार्गदर्शक है जो उसके लिए वो प्रेरणा स्रोत है, वो अपने शिष्य के लिए और एक पुत्री के लिए जो शास्त्रीय संगीत में पारंगत है, अनेकों मंचीय सफल कार्यक्रमों का एकल गायन भी प्रस्तुत किया है, बहुत सराहा गया है।
और लोक संगीत में भी उनकी गहरी रुचि है, लोक संगीत की भी वो सेवा कर रहे हैं और आपकी विरासत को आगे बढ़ाए रखने के लिए वो पूरी तरह से समर्पित हैं। आप अपने सब शिष्यों के साथ डॉक्टर सविता सहगल के लिए मैं विशेषकर आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपके उद्गार हैं? डॉक्टर साहब, मैं खुशनसीब हूँ, सौभाग्यशाली बाप हूँ कि मुझे ऐसी बेटी मिली है जो हमारी संगीत की विरासत को संजो के रखी हुई है। वो मेरी तरह संगीत के प्रति पूर्णतः समर्पित है। उसने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, अपने शिष्यों से अच्छा व्यवहार और ईमानदारी से उन्हें सिखाना, स्नेहपूर्वक उनकी समय समय पर अगर ज़रूरी हो तो उनकी आर्थिक मदद करना, ये मेरी बेटी ने मुझसे सीखा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो जी जान से संगीत के प्रति अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभा रही है। और मुझे ये कहते हुए भी हर्ष हो रहा है कि डॉक्टर साहब, आकाशवाणी शायद यहाँ पर आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ है 1955 में, अगर मुझे ठीक से स्मरण हो रहा है 1955 या 56 में। तब से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश में मेरी बेटी पहली महिला है जो शास्त्रीय संगीत में अपना योगदान दे रही है, गायन में। तो पहली महिला का उसे गौरव प्राप्त है। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की, वो पहली महिला है जो शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम देती रही है, प्रस्तुत करती रही है। तो आकाशवाणी शिमला से उसका शास्त्रीय गायन प्रसारित होता रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो आगे भी पूर्णतः संगीत के प्रति समर्पण भावना से काम करती रहेगी। आप लोगों को मालूम ही है और आप साक्षी हैं डॉक्टर साहब, पिछले कल यहाँ जो गेयटी थिएटर में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ और उसमें मेरी बेटी ने शास्त्रीय संगीत की एक प्रस्तुति दी। वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है ये कहकर कि ये सारा श्रेय पिछले कल के कार्यक्रम का हिमालय मंच के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री SR हरनोट जी, जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। और मेरे लिए भी ये गर्व की बात है कि मेरे इतने लगभग 20-22 शिष्य मेरे साथ थे, उन सबको इन्होंने मंच प्रदान किया। अन्यथा ऐसा कम ही होता है और शायद मेरे जीवन में ये पहली बार है कि मेरे साथ साथ आदरणीय हरनोट जी ने मेरे शिष्यों को जिस प्रकार से मंच प्रदान करते हुए उन्हें सम्मान भी दिया, ये अपने आप में अनूठी पहल है। मैं उनका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, अपने शिष्यों की ओर से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मेरी बेटी बार बार मुझसे कह रही थी कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो कल मुझे वहाँ पर थोड़ा सा कार्यक्रम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं हरनोट जी का हृदय से आभार करता हूँ। और डॉक्टर साहब, आप सभी वहाँ विद्वान लोग, साहित्यकार लोग, प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और सारे मौजूद थे। और हम सभी के लिए बड़ा गर्व का विषय था कि हम सब मिलकर आप लोगों के सामने कुछ कोशिश कर सके, जितना हमसे हो सका वो हमने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अभी हिमालयन डिजिटल मीडिया के साथ बातचीत करते हुए प्रख्यात लोक गायक, संगीतकार, निर्देशक डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी ने संगीत की परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, समकालीनता और भविष्य की चुनौतियां, इन विषयों के बारे में बेबाकी से अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं। हम आशा करेंगे कि
श्रोता और दर्शक इन्हें ध्यान से सुनते हुए अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करेंगे। इनसे मार्गदर्शन ही उन्हें प्राप्त होगा। व्यास पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा पर डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी के चाहने वाले संगीत प्रेमी, इनके शिष्य और संस्कृति के लिए समर्पित संस्थाएं समय समय पर आगे भी कार्यक्रम आयोजित करती रहें। इनका स्वास्थ्य बना रहे, परमात्मा का इन पर आशीर्वाद बना रहे और ये अपने संगीत की विरासत को इसी तरह से अपने शिष्यों के माध्यम से लोकमानस तक पहुंचाते रहें। यही हम सभी की कामनाएं हैं। आपने इस कार्यक्रम में बने रहते हुए डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी को, उनके शिष्यों को सुना, संगीत का आनंद लिया। हम आपके बहुत धन्यवादी हैं। हिमालयन डिजिटल मीडिया को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि यह चैनल हिमाचल प्रदेश में लोक संस्कृति की विरासत को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।